हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी के इस महीने में जितने भी आप लोगों के अप्रैल के महीने में जितने भी एग्ज़ाम थे वो सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इसलिए आप लोगों को एक महीना तो ज़रूर मिल गया है। कुछ परीक्षाएं ऐसी है जिसमें 2 महीने मिले हैं, कोई मई में होने वाली है, कोई जून में होने वाली है। तो इसलिए आपको आराम से 1-2 महीने मिल गए हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों के सारे एग्ज़ाम होने हैं। आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम होगा, वो जितने भी पोस्टपोन हुए, रीट हुआ या जो भी हैं, वो सारे के सारे आपको बाद में हो जाएंगे। इसलिए अपनी जब तक पेपर आते हैं 1-2 महीना आप लोगों को जितना भी मिला है उनकी आराम से तैयारी कीजिएगा। आप लोग पूरा रिवीजन कीजिएगा, जितने क्वेश्चन सीरीज हैं आप सारे वो भी कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का टेट भी स्टार्ट होने वाला है। फिर बीच में आप लोगों का प्राइमरी का टेट भी होगा। तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे पार्ट है जो आप लोगों को हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इसलिए इनको आराम से कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिए, ठीक है। हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसमें कुछ आप लोगों के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए थे जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना गुलाम वंश, जो हम लोगों ने आपको बताया था कि इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम। कुछ अरब थे जिसमें मोहम्मद कासिम भी आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद आपको महमूद गजनवी के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि गजनवी क्या था। गजनवी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक लुटेरा था। उसके बावजूद भी उसे क्या मिली थी, एक सुल्तान की उपाधि मिली थी। और सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला ये पहला ही व्यक्ति था जो कि एक लुटेरा था, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला ये पहला तुर्की शासक था। अगर आपसे पूछे कि तुर्क शासक कौन था, ये तुर्क शासक था जो सबसे पहले शासन जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे, तो 17 आक्रमण किए थे। 1001 से लेकर 1027 तक इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, क्योंकि कुछ भूगों में 11 आक्रमण दिए। लेकिन इसने गजनवी ने भारत में कितने आक्रमण किए थे, 17 बार इसने आक्रमण किए थे, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग है ये मध्यकालीन की और तुर्की शासक था। उसके बाद गजनवी से एक चीज़ और फेमस है कि इसने भारतीय आक्रमण, जब ये आक्रमण करना था भारत के समय, उस समय इसने जेहाद का नारा भी लगाया था। क्योंकि जिहाद का नारा आपको 1857 ईस्वी की क्रांति में मिलेगा, और भी जगह मिलेंगे, बाबर के टाइम पे भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले तुर्की शासक कौन था जिसने जिहाद का नारा लगाया। तो सबसे पहले कौन था आपका, महमूद गजनवी था जिसने जिहाद का नारा लगाया था, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले ये भी पूछ सकता है कि इसने गजनवी ने अपना भारत पर आक्रमण कब किया था। इसने किया था 1001 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया था। और किसके खिलाफ किया था ये भी बोल सकता है। यहाँ पे कोई हिंदू शासक था। उस हिंदू शासक का नाम क्या था, जयपाल, ठीक है। इसने जयपाल को हरा दिया था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये तो था यहाँ पे लुटेरा, और ये कौन था, यहाँ पे जयपाल था, जो जयपाल को इसने यहाँ पे हरा दिया था। और फिर उसके पराजित होकर इसने क्या कर लिया था, इसने सुसाइड कर लिया था, यानी कि इसने आत्महत्या कर ली थी उससे हारने के बाद। क्योंकि ये भी शासक बहुत मजबूत था, इसके पास भी अच्छी सेना थी, लेकिन वो व्यक्ति लुटेरा था। और एक था जिसने अपनी प्रजा की, इसकी भलाई के लिए सब कुछ किया। इसने प्रजा के लिए भी काम किया, लेकिन उसको प्रजा से इसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो लुटेरा था, उसे तो सिर्फ लूटना था। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में, हिंदू शासक था ये जयपाल, इसको इसने हराया था। हराने के बाद इसी ने आत्महत्या भी कर ली थी, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके जो इतिहासकार थे, इसके समकालीन, इसे कहा जाता है ईश्वर का शत्रु।
उनके नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये उपाधि भी इसको मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि इसने जो भी आक्रमण किए, इस तरीके से आक्रमण किए, हिंदुओं पर किए, हिंदुओं के मंदिरों में आक्रमण किए, इस तरीके से इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से जो इसके समकालीन व्यक्ति थे, इतिहासकार, उन्होंने इसे ईश्वर का शत्रु कहा। ठीक है। अब इसके ये भी पूछ सकता है कि इसके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे। इसके काल में कुछ दरबारी कवि भी थे, उसका नाम क्या था? अल-बरूनी और फिरदौसी। ठीक है। अल-बरूनी और फिरदौसी ये इसी के काल में थे, और फिरदौसी की पुस्तक थी कौन सी? शाहनामा। ये दोनों इसके दरबारी कवि थे। किताबुल हिंद, यामिनी हिंद, ये दोनों पुस्तक अल-बरूनी की थी, और फिरदौसी की थी शाहनामा। उसके बाद अल-बरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गजनवी की बहुत तारीफ भी की थी, जब वो यहाँ पे आया था कि गजनवी के जैसा, हमारे जैसा राजा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरीके से उसने बहुत तारीफ की थी, किसकी? गजनवी की। ठीक है। उसके बाद इसके दरबारी कवि में एक व्यक्ति और था, उसका नाम था उत्वी। उत्वी की पुस्तक आपसे पूछ सकता है, तारीख ए यामिनी। ये इसकी फेमस पुस्तक थी, तारीख ए यामिनी। किसकी? उत्वी की। ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा था? इसने फिर सोमनाथ का जो आपका मंदिर है उसको लूटा था। और ये कब लूटा था? सोमनाथ का मंदिर इसका 1025 ईस्वी में लूटा था। और इसकी इतिहासकार की सबसे बड़ी लूट थी ये महमूद गजनवी की द्वारा। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि महमूद गजनवी के द्वारा ये लूट की गई थी। और फिरदौस यानी कि सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है, उसने क्या किया था? यहाँ पे किस पर आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में किया था। क्योंकि गजनवी का उद्देश्य किसी की रक्षा करना, प्रजा की सेवा करना, या सुख करना, या किसी की सेफ्टी करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका सिर्फ एक ही काम था, और वो काम था धन प्राप्त करना। उसे चाहे किसी भी तरीके से धन प्राप्त करना हो, लेकिन सिर्फ उसे धन ही प्राप्त करना था, और इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद जब इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, तो उसके बाद इसने क्या करा? हिंदुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। फिर उसने क्या करा? हिंदुओं पर ही आक्रमण कर दिया, क्योंकि हिंदू सेना इतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन वो एक लुटेरा था। उसने हिंदुओं पर ही आक्रमण कर दिया, हिंदुओं को ही अपनी सेना में भर्ती किया था उसने। यानी कि पहला तुर्की शासक था जिसने हिंदुओं को क्या किया था? अपनी सेना में भर्ती किया था। हिंदुओं को सेना में भर्ती किया था किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है। और फिर 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ गजनवी का इतना ही इतिहास है। ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपकी मोहम्मद गोरी। इसका अगर आपसे पूरा नाम पूछेगा तो मोहम्मद गोरी का नाम है सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये इसका पूरा नाम है मोहम्मद गोरी का। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आगमन 1175 ईस्वी में किया गया था, और वो कहाँ था? मुल्तान में। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 1075 ईस्वी में हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था? मुल्तान में हुआ था। उसके बाद इसका दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात में। उस टाइम यहाँ पे कौन था? भीमदित्य। उस टाइम यहाँ पे भीमदित्य था, और भीमदित्य जीत गया था, और मोहम्मद गोरी हार गया था। मोहम्मद गोरी की इसने बुरी तरीके से हार की थी, बुरी तरीके से इसको यहाँ पे हराया था इसी ने। और 1178 ईस्वी में पाटन में इसको, गुजरात में इसको यहाँ पे हराया था। ये बहुत प्रसिद्ध है, माना आप लोगों से पूछ भी सकता है कि 1078 में, या वो भीमदित्य ने इसको कौन से युद्ध में इसको परास्त किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहला तराइन का युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये हुआ था। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान इनके बीच में युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक लड़की से प्यार करता था और उसका वो थी जयचंद्र की पुत्री, उसे लेकर भाग गया था यहाँ पे। और चौहान इतना शक्तिशाली था कि जयचंद्र उसे युद्ध नहीं कर सकता था, ना ही उसे हरा सकता था। तो फिर जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को यहाँ पे निमंत्रण दिया कि ऐसे ऐसे उसने मेरी लड़की को भगा दिया है, आप उसे हराइए, मुझे मेरी लड़की की वापस चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टोरी मिलेगी। उसी के बावजूद फिर यहाँ मोहम्मद गोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में पहला कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाता है। फिर उसके बाद 1192 ईस्वी में दूसरा तराइन का युद्ध होता है, जिसमें गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? हार जाता है और उसकी लड़की इसको दे देता है। फिर उसके बाद क्या करता है? 1100 फिर उसके बाद वो जयचंद्र के साथ भी युद्ध लड़ता है, ठीक है। 1194 ईस्वी में यहाँ पे ये जयचंद्र के साथ भी युद्ध लड़ता है। अब जयचंद्र के साथ लड़ा हुआ युद्ध क्या था? वो चंद्रावर का युद्ध था यहाँ पे, जिसमें गोरी जीत जाता है और जयचंद्र यहाँ पे हार जाता है। तो इसलिए जो जिस चीज़ को आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप लोगों के लिए तो सबसे पहले ही खोदेगा यहाँ पे। अगर जयचंद्र उसे जब पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े थे, इतने महान शासक थे, उसके बावजूद भी उसने गोरी को बुलाया, फिर खुद भी हार गया और खुद भी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अपना भी शासक गंवाया उसने। किसके लिए? बिना किसी वजह के, ठीक है। यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में होता है 1191 का युद्ध आपसे पूछा जाता है, तराइन का युद्ध, फिर दूसरा तराइन का युद्ध भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1194 ईस्वी को जयचंद चंद्रावर का जो युद्ध होता है, एक गढ़वाल का शासक था ये जयचंद, इनके बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, अगर मोहम्मद गोरी का सेनापति पूछेगा तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। अभी खिलजी क्यों प्रसिद्ध है? सेनापति तो सभी के फेमस होते हैं, लेकिन इसी का ही प्रसिद्ध क्यों है यहाँ पे? क्योंकि बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि भारत में नालंदा एवं विक्रमशिला, इन दोनों जो विश्वविद्यालय थे इनको नष्ट कर दिया था, इसीलिए इसका नाम प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा कि जो इसका सेनापति था मोहम्मद गोरी का, ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इसने क्या किया कि जो नालंदा था विश्वविद्यालय और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इनको इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछिए कि गोरी ने अपनी जिम्मेदारी किसको दी थी? इसको दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये गजनी सौंप कर चला गया था। अब फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही यहाँ पे शासन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे गुलाम वंश के बाद। अभी पूछेगा कि गोरी की हत्या किसने की थी? गोरी की हत्या की थी खोखरों ने। उसने खोखर जो वहाँ पे जाती थी, उसने क्या कर दिया था? इसकी हत्या कर दी थी और फिर इसका शव क्या करा था? गजनी में जाकर दफना दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मोहम्मद गोरी का भी अंत हो जाता है। फिर उसके बाद अब गुलाम वंश की स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले कहाँ से? कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। यहाँ पे गुलाम वंश था और ये किस जाति से था? ममलूक वंश से था। इस तरीके से भी पूछेगा आपसे, ठीक है। अब ये देखिए कि गुलाम वंश आते हैं यहाँ पे। गुलाम वंश की स्थापना पूछेगा तो किसने की थी? इसने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 ईस्वी में। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा तब तक ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर भी हो जाएगी और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इसको क्यों दी थी, क्योंकि ये क्या था? ये गोरी का गुलाम था और गोरी ने इसको ही इसकी गजनी की उपाधि दे दी थी, यहाँ पे गजनी की गद्दी दे दी थी। और उसके बाद गोरी ने ही इसको क्या किया था? मलिक की उपाधि भी दी थी। मलिक की उपाधि किसने की थी? गोरी ने दी थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। गुलाम वंश की शुरुआत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 1206 से लेकर 1290 तक रहते हैं ये लोग,
ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर बनाई। ऐबक ने क्या करा था, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या करा, जब उसने सिंहासन धारण किया उसके बाद उसे मलिक की उपाधि एवं ये बहुत उपाधि पूछी जाती है, सिपह सालार। अब आपसे बहुत बार आप लोगों ने अगर देखा होगा कि सिपह सालार की उपाधि किसको प्राप्त है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है, और ये इसने सिंहासन धारण करने के बाद ही अपनाई थी। और आपसे पूछेगा कि मलिक की उपाधि किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, और किसने दी थी, मोहम्मद गोरी ने दी थी। गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गुलाम वंश की शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उसी की राजधानी क्या थी, लाहौर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ने अगर कभी एक कोटेशन पढ़ी होगी तो उसमें क्या आता है कि जो फरिश्ता था इसके काल में, फरिश्ता ने कहा जो ऐबक है, ऐबक के समय, ये आई हुई कोटेशन है, किसी भी दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी। यहाँ पे फरिश्ता कहता है ये कि जो ऐबक का समय चल रहा था वहाँ पे जो भी व्यक्ति दानशील था उसी को ही यहाँ पे ऐबक की उपाधि दे दी जाती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि इसके काल में कुछ इम्पोर्टेंट क्या थे यहाँ पे, अगर ऐबक के दरबारी कवि की बात करें तो हसन निजामी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध था, हसन निजामी। ठीक है। अब इसकी कुछ मंदिरों यानी कि यहाँ पे कुछ इसके इमारतों की बात करते हैं। सबसे पहले क्या थी, कुतुल इस्लाम। दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आप लोगों ने बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा। ये किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी, इसी ने। और बनवाया किसने था, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था बाद में, कि लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अभी पूछेगा कि कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसकी याद में रखी गई थी, जो आपका यहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, इसकी याद में इसने क्या करना था, कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की यहाँ पे नींव रखी थी दिल्ली में। इसके पहले यहाँ पे कुतुल इस्लाम था, 2.5 दिन का झोपड़ा था, ये भी सारी इसने यहीं पे बनाई थी। अगर आपसे पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मृत्यु की बात करें तो यहाँ पे एक गेम खेला करता था, इसे बहुत पसंद था वो गेम खेलना, उसका नाम था चौगान। अगर चौगान नहीं मिला तो पोलो मिलेगा। उस समय फिर घोड़े के साथ ही खेल रहा था, घोड़े पे बैठ के, तो वहाँ पे घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है उसी टाइम पे। ठीक है। अब ये पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया कहाँ गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। क्यों, क्योंकि इसकी राजधानी भी लाहौर थी, और फिर इसे मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्राप्त थी। एहसान निजामी इसकी दरबारी कवि था, कुतुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव सब इसी ने रखी थी यहाँ पे। ठीक है। और इसको एक चीज़ के नाम से और जाना जाता है, उसका नाम क्या है, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। कुरान खां, कुरान खां क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी कुरान इतनी याद थी कि ये जब चाहता था तभी कुरान बोल देता था, बिल्कुल एज इट इज जैसी भी थी, उसको कुरान इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से याद थी कि किसी को याद नहीं थी उस टाइम पे। इसलिए कहा जाता है कि इसने तो कुरान को ही खा लिया है, मतलब कि उसको इतना रट लिया है, इतना याद हो गया है इसके, कि वो उसे कभी नहीं भूलता था। ठीक है। अब उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या आता है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा आता है इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लड़के का नाम होता है आराम शाह। ठीक है। आराम शाह को इसके बेटों ने, जो अमीर थे वहाँ पे तुर्की थे, ये
खलीफा वगैरह थे, इन लोगों ने इसको बढ़ाया था। फिर उसके बाद इसने क्या करा, आराम शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने? इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? आराम शाह की। तो उसके बाद फिर गद्दी पर कौन बैठेगा? इल्तुतमिश आता है। अब उसके बाद यहाँ पे शासन स्टार्ट होता है आप लोगों का इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ये कहाँ का सूबेदार था। ये भी एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आया था कि ये सूबेदार कहाँ का था? आपका बदायूं का। इसका संबंध यानी कि किससे था? शमसी। इसका संबंध था शमसी वंश से, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। ये बहुत फेमस है इसकी कि इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। उसके बाद ये किसका सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? इसकी राजधानी थी कौन सी? दिल्ली। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। और इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला ये पहला शासक था जिसने अपनी दिल्ली को पहली राजधानी बनाया। यानी कि ये पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? अरबी सिक्के चलाए थे। इसी ने ही अरबी सिक्के चलाए थे। और उसके साथ इसने और भी सिक्के चलाए थे जैसे चांदी का टका। ये पूछा हुआ जा सकता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? ये किसके प्रचलन में था? ये इल्तुतमिश के काल में था। इसी ने ही बनवाया था। दिल्ली की टकसाल की स्थापना भी किसने की थी? अगर आपसे पूछे कि टकसाल की स्थापना, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली में टकसाल की स्थापना किसने करवाई थी तो वो भी आपका इल्तुतमिश ने ही करवाई थी, ठीक है। इससे ज़्यादा और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद इसने एक चीज़ और स्टार्ट की थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कौन सी है? आपकी तुर्कीन ए चहलगामी। इसने क्या करा था? इसकी स्थापना कर दी थी। और ये 40 व्यक्तियों का क्या था? एक समूह था जो गैर तुर्की अधिकारियों के समूह में से एक माना जाता था। और तुर्की ने चहलगामी इसी ने स्टार्ट की थी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसी ने एक चीज़ और स्टार्ट थी, उसका नाम था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन भी किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। इक्ता का मतलब क्या होता है? धन। इसका अगर आपसे पूछ भी सकता है कि इसका इक्ता का अर्थ क्या होता है, कि धन के स्थान पर भूमि दान देना। ये क्या करता था? जब इसके सैनिक थे वहाँ पे क्या करता था? जो सैनिक वर्ग थे उन्हें धन न देकर उन्हें भूमि देता था। जैसे किसी को महीने में उनकी सैलरी मिलती है, उस तरीके से उन्हें यहाँ पे भूमि दान दी जाती थी। उसे इक्ता व्यवस्था यहाँ पे इसने कहा था, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया था? भारत में पहला मकबरा भी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। उसके बाद पूछेगा अजमेर की मस्जिद किसने बनवाई, या फिर इनमें से कौन सा इल्तुतमिश ने बनवाया? वहाँ से पूछ लेगा 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, या फिर अजमेर की मस्जिद किसने बनवाई। तो अजमेर की मस्जिद किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ठीक है। उसके बाद ये तो हम आप लोगों ने पढ़ लिया कि इसका 40 का दल था, तुर्की ने चहलगामी था। ये काफ़ी सफलताओं में अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया था? हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसके नाम, ये एक नाम से भी और फेमस है। उसका नाम क्या है? उसे कहा जाता है गुंबद निर्माण का पिता। इसे कहा जाता है गुंबद निर्माण का पिता।
ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा था, सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण इसी ने ही करवाया। अब आपको इल्तुतमिश ने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का सूबेदार था, शमसी वन से संबंधित था, गुलामों का गुलाम इसी को कहा जाता था। इल्तुतमिश इसने क्या करता, अपनी दिल्ली राजधानी बसाई थी। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली राजधानी दिल्ली बनाई। पहले अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टका चलाया, तांबे का जीतल चलाया, टकसाल दिल्ली में स्थापना भी इसी ने की। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को भी पूरा करवाया। उसके बाद फिर इसने क्या करा, गुंबद निर्माण का पिता भी इसी को कहा जाता है। फर्स्ट मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। अजमेर का मस्जिद किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया। एकता व्यवस्था का प्रचलन भी इसी ने किया, जिसके बदले क्या करते थे, जैसे तनख्वाह दी जाती है उसके बदले भूमि दान दिया जाता था। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उसके बाद बस आप इसको अभी इतना ही पढ़िए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद फिर यहाँ पे कौन आया था, इसकी सिंहासन पर बैठा था फिरोज शाह। फिरोज शाह को शासन पर बैठाया गया था, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ था कि इसने अपनी लड़की को यहाँ पे बैठाया था, उसका नाम था, इसने इसके साथ युद्ध किया और ये जीत गई थी, रजिया सुल्तान। ये पहली ऐसी महिला थी जो पहली शासिका बनी थी, रजिया सुल्तान। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे पढ़ेंगे। आप लोगों को सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा।